अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कई यूरोपीय ममालिक में गोश्त के लिए पहली चॉइस पिग यानी सूअर है। यही वजह है कि इसके दिन ब दिन बेतहाशा इस्तेमाल की बदौलत इसकी डिमांड में भी इजाफा होता जा रहा है। लिहाजा पिग की अफजाइश के लिए बाकायदा पिग फार्मिंग की जा रही है, यानी पिग का गोश्त हासिल करने के लिए पिग को पाला जा रहा है, क्योंकि ये एक मुनाफा बख्श इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर चुका है। सिर्फ फ्रांस में 42,000 से ज्यादा पिग फार्म मौजूद हैं। अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय यूनियन के कई ममालिक में इसका गोश्त दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। मेडिकल साइंस ये बात साबित कर चुकी है कि बाकी जानवरों के मुकाबले में पिग में चिकनाई की मिकदार काफी ज्यादा होती है, जिससे बहुत सी बीमारियां जिनमें मोटापा, दिल की बीमारियां, शुगर और पट्टे के दर्द जैसी बीमारियां जन्म लेती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस गोश्त के साथ मौजूद कई सौ टन चर्बी की मिकदार कहाँ इस्तेमाल होती है। तमाम पिग्स को कुर्बानगाह या मखसूस स्लॉटर हाउस में काटा जाता है, जिसकी निगरानी अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ फूड करता है। इस दौरान इन पिग्स से निकलने वाली चर्बी को ठिकाने लगाना भी इसी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है। आज से 60 साल पहले इस चर्बी को जला दिया जाता था, लेकिन बाद में इन लोगों को ख्याल आया कि इस चर्बी को किसी काम में लगा दिया जाए जिससे बेतहाशा फायदा भी उठाया जा सके। सबसे पहले इस चर्बी को पिघलाकर साबुन बनाने के तजर्बात किए गए, जो कि कामयाब रहे। इस तरह के साबुन आज भी यूरोप के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तजर्बे की कामयाबी के बाद एक नेटवर्क बना दिया गया, जिसका मकसद इस चर्बी को केमिकल प्रोसेस करना और इसे पैक करके ऐसी कंपनियों को भेजना था जो इसे इस्तेमाल करके कोई भी प्रोडक्ट बना सके। ये सिलसिला एक तवील अरसे तक कायम रहा। इसी दौरान तमाम यूरोपीय ममालिक ने एक कानून बना दिया कि तमाम खाने पीने की अशिया, मेडिकल प्रोडक्ट्स और पर्सनल हाइजीनिक प्रोडक्ट्स पर इसके अज्जा जिनसे वो प्रोडक्ट बनी हो लिखना जरूरी है। इस वक्त पिग फैट को इंग्रेडिएंट्स में पिग फैट ही लिखा जाने लगा। ये सिलसिला 40 साल तक जारी रहा। जो लोग यूरोप में मुकीम हैं वो इस बात से वाकिफ हैं, लेकिन पिग का गोश्त या पिग फैट से बनी कोई भी चीज इस्लामी तालीमात के मुताबिक हराम है। लिहाजा इससे बनी प्रोडक्ट्स जब इस्लामी ममालिक में बनाकर भेजी जाने लगी तो इन पर बैन लगाकर इन्हें खरीदना बंद कर दिया गया। इस अमल से अमेरिकी ट्रेड और मईशत को खासा धचका लगा। इस मकसद के लिए अब एक नए मंसूबे पर गौर किया जाने लगा, यानी पिग फैट को मुस्लिम ममालिक तक पहुंचाने का कोई नया तरीका ढूंढना। आपको 1857 की सिविल वार तो याद होगी। इस दौरान राइफल बुल्ट्स को पहली बार यूरोप में बनाया गया था और इन्हें बाकी बराज़मों तक समुद्र के रास्ते पहुंचाया गया। ये रास्ता बहुत लंबा हुआ करता था, जिससे महीनों का वक्त लगता। इस दौरान गोलियों में मौजूद पाउडर खराब हो जाता, क्योंकि समुद्र की नमी और धूप इसे केमिकल रिएक्शन करके खराब कर देती थी। इन्हें महफूज रखने के लिए एक नया तरीका दरियाफ्त किया गया। इन बुल्ट्स को पिग फैट के जरिए कोट कर दिया गया, यानी सूअर की चर्बी की तह इन गोलियों पर चढ़ाई जाने लगी। ये तरीका काम कर गया, लेकिन इन बुल्ट्स को इस्तेमाल करने से पहले सूअर की चर्बी की तह को दांतों से हटाया जाता। इस तरह पिग फैट एशियाई ममालिक और खास तौर पर मुसलमान ममालिक में एक्सपोर्ट की जाने लगी। इसके साथ साथ अमरीकी फौजियों, खुसूसन मुसलमान और वेजिटेरियंस ने इन बुल्ट से जंग करने से इनकार कर दिया, जिसका नतीजा बगावत तक जा पहुंचा और फिर अमेरिकन सिविल वार हुई। इसके बाद यूरोपीय ममालिक को इस बात का तो पता चल गया कि मुसलमान ममालिक पिग और इससे बनी मसनूआत के किस कदर मुखालिफ हैं। अब इन्होंने मुसलमान ममालिक को भेजी जाने वाली प्रोडक्ट पर पिग फैट की जगह एनिमल फैट लिखना शुरू कर दिया। यूरोप में जो लोग 1970 से रह रहे हैं वो इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं। जब मुसलमान ममालिक ने ये सवाल उठाया कि ये किस जानवर की चर्बी है जिसे एनिमल फैट कह के तमाम खाने पीने और हर तरह की दूसरी मसनूआत पर इनकी तैयारी के अज्जा के तौर पर लिखा गया है, तो इनसे झूठ बोला गया कि ये गाय और भेड़ की चर्बी है। लेकिन यहाँ एक नुक्ता और उठता है कि अगर ये गाय और भेड़ की चर्बी है तब भी ये हराम है, क्योंकि यूरोपीय ममालिक में जानवरों को कुर्बान करने के लिए इस्लामी तरीकों पर अमल नहीं किया जाता। लिहाजा ये इस्लामी नुक्ता नजर से हराम है।
اسی بنا پر ایک بار پھر اسلامی ممالک میں ان پروڈکٹس کو بین کر دیا گیا۔ یورپ کی کئی ملٹی نیشنل کمپنیاں اسلامی ممالک میں ان پروڈکٹ کی وجہ سے بلین ڈالرز کما رہی تھی، وہ تقریباً دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گئی، کیونکہ ان کمپنیوں کی 75% آمدن مسلمان ممالک کو یہ پروڈکٹ بیچ کر ہوتی تھی۔ آخرکار اس نقصان سے بچنے کے لیے ایک اور بھیانک منصوبہ بنایا گیا، ایسا منصوبہ جو پاکستان سمیت ایشیائی عوام کی سمجھ سے بالا تر ہو اور ان کا مقصد بھی پورا ہو جائے۔ وہ طریقہ یہ تھا کہ ایک کوڈنگ لینگویج یعنی سور کی چربی کو ایک کوڈ کی صورت میں لکھ دیا جائے جسے صرف ان کا فوڈ ڈپارٹمنٹ ہی سمجھتا ہو۔ عام عوام اور مسلم ممالک جو اس پر نظر رکھتے ہیں ان کو اندھیرے میں رکھا جا سکے۔ یہ کوڈ ای کوڈز کہلاتے ہیں۔ یہ کوڈز آج کل زیادہ تر ملٹی نیشنل کمپنیوں کی پروڈکٹس پر موجود ہیں جن میں پگ فیٹ کو استعمال کیا جاتا ہے، مثلا ٹوتھ پیسٹ، شیونگ کریم، چیونگم، چاکلیٹ، ٹافیاں، بسکٹ اور کارن فلیک وغیرہ شامل ہیں۔ پگ کے گوشت کو اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے، جسے آج کی میڈیکل سائنس بھی ثابت کر چکی ہے کہ یہ طرح طرح کی جسمانی بیماریوں اور ہارمونز میں تبدیلی کا باعث بنتا ہے، کیونکہ یہ انتہائی غلیظ اور بے شرم جانور ہے، مگر اسے آج ہماری روزمرہ کی چیزوں میں استعمال کر کے ہمارے گھروں کی دہلیز تک پہنچا دیا گیا ہے۔ اس کے استعمال کی وجہ سے ہی آج کی جنریشن میں بے شرمی، سخت مزاجی اور شدید جنسی خواہشات بڑھتی جا رہی ہیں۔ حرام کھانے سے نہ تو کوئی عبادت قبول ہوتی ہے اور نہ ہی انسان اللہ کی رحمت کا حقدار ہوتا ہے۔ میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ یہود و نصارہ کی اس چال کو پہچانتے ہوئے جن پروڈکٹس میں پگ کا استعمال کیا جاتا ہے ان کا بائیکاٹ کریں اور خود کو اور اپنے پیاروں کو اس حرام چیز سے بچائیں۔ اس سے بچنے کا طریقہ انتہائی آسان ہے۔ آپ کو سکرین پر جو ای کوڈز نظر آ رہے ہیں ان میں سے اگر کوئی بھی کوڈ آپ کو کھانے پینے یا استعمال کی چیز پر نظر آئے تو اسے بالکل استعمال نہ کریں، کیونکہ وہ پگ فیٹ پر مشتمل ہوگا۔ ان کوڈ کے ذریعے آپ پہچان کر کے پگ فیٹ پر مشتمل پروڈکٹ سے آسانی سے بچ سکتے ہیں۔ تو دوستوں یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ شکریہ۔